से फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए मां नर्मदा के बारे में फटाफट कि हाँ मां नर्मदा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, बिल्कुल तैयार है हम। बता दो जल्दी से फटाफट। मैं आप लोगों की कमेंट्स को देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सुनैना जी, बिल्कुल सुनैना, आज सुबह सुबह ही क्लास लेना है ना। बिल्कुल हम लोगों की क्लास सैटरडे से जो स्टार्ट हो चुकी है। मोनिका नामदेव जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री महाकाल, नर्मदे हर। बिल्कुल चलिए, गुड मॉर्निंग दीपमाला, गुड मॉर्निंग रीचा। चलिए फटाफट फटाफट आते जाइए। मां नर्मदा के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ, याद रखिएगा आप लोग, मां नर्मदा के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मां नर्मदा के बारे में हमें पढ़ना है आज का चैप्टर। ठीक है, मां नर्मदा नदी के बारे में वो जानेंगे जो आप लोग कभी नहीं जान पाए होंगे। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को जानकारी वाइज बताऊंगा, फिर उसके बाद में इसका जो है आप लोगों को मैपिंग के द्वारा दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मां नर्मदा के बारे में जानना है तो हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है आज, तो उनके बारे में पहले बता दूं। सबसे पहले तो किसी भी नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसका उद्गम स्थान के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए कि कहाँ से आखिर में उद्गम हो रही है। उद्गम के बाद में हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आखिर में समागम कहाँ से हो रहा है इसका। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जानेंगे इसमें कि कितने जिलों से होकर के गुजर रही है। ठीक है, कितने जिलों से होकर के गुजरती है हमारी मां नर्मदा। ठीक है, तो उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। देन अगर बात करूं मैं, उद्गम हो गया, समागम हो गया, जिले हो गए, तो देन मैं आप लोगों से इसके ऊपर परियोजनाओं के बारे में बात करूंगा कि आखिर में इसके ऊपर परियोजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही है, क्योंकि परियोजनाओं के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, परियोजना के बाद में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसके ऊपर बहुत सारे वाटरफॉल जैसे लाइक जलप्रपात आप लोगों के दिखेंगे, है ना। डैम्स वगैरह के बारे में देख लिया हमने, तो जलप्रपात वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। जलप्रपात के अलावा ध्यान रखिएगा आप लोग, जलप्रपात के अलावा हमें पढ़ना पड़ेगा इसके ऊपर बहुत सारे द्वीप है, तो द्वीपों के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी आज कि आखिर में कौन कौन से इसके ऊपर द्वीप आएंगे, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। द्वीपों के बाद में याद रखिएगा आप लोग, इसमें हमें पढ़ना है कि नमामि देवी नर्मदे यात्रा कौन सी क्या थी। नमामि देवी नर्मदे यात्रा, नर्मदे यात्रा। ठीक है, तो नमामि देवी नर्मदे यात्रा आखिर में क्या है उसके बारे में हमें चर्चा करना पड़ेगा। नमामि देवी नर्मदे यात्रा के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन आखिर में क्या है। क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा जो है आप लोगों के टॉपिक्स और भी बाकी रह जाते हो, तो उन टॉपिकों के बारे में हम लोग चर्चा कर ले, है ना। इसके ऊपर प्रमुख नगर कौन कौन से बसे हैं, मतलब प्रमुख नगर या शहर आप लोगों के आ जाते हैं, तो प्रमुख नगर या शहर क्या क्या आएंगे इसमें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मां नर्मदा के नाभि कुंड के बारे में पढ़ेंगे हम। मां नर्मदा के मां नर्मदा के नाभि कुंड के बारे में पढ़ेंगे हम, नाभि कुंड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मां नर्मदा का क्षेत्रफल कितना है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल के अलावा लंबाई क्या है आखिर में इसकी, तो उस लंबाई के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। आखिर में लंबाई क्या आनी चाहिए, मां नर्मदा का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, कितने जिलों से होकर बह रही है, तो उनके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर ही लेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में। इसके ऊपर बसा प्रायद्वीपीय शहर आखिर में कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय शहर के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। प्रायद्वीपीय शहर के बारे में पढ़ना है मां नर्मदा के बारे में। आगे अगर हम लोग बात करेंगे मां नर्मदा के बारे में, तो इसके ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख का निर्माण कर रही है, मतलब एस्चुरी का निर्माण कर रही है, तो एस्चुरी के बारे में हम लोग जानेंगे, एस्चुरी क्या है आखिर में। तो ये सभी पॉइंट्सों को हमें आज क्लियर करना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो क्या आप लोग तैयार हो मां नर्मदा के बारे में पढ़ने में फटाफट जो है, तो बता दीजिए जल्दी से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से चर्चा कर लूं आप लोगों से, उद्गम स्थान, समागम स्थान, जिले, परियोजनाएं क्या क्या होना चाहिए, है ना। परियोजनाओं का मतलब आप लोगों के मां नर्मदा के ऊपर जो है बांध कौन से है, जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही है। अच्छा, आगे और बात कर लूं अगर मैं आप लोगों से एक और, ठीक है, इसी में अगर हम लोग एक पॉइंट और जोड़ना चाहे, तो इसके ऊपर आखिर में मूर्तियां, स्टेच्यूज कौन कौन सी स्थापित है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेच्यू आखिर में कौन कौन सी है, क्योंकि स्टेच्यू के बारे में भी आप लोगों का आ सकता है, जैसे आदि शंकराचार्य का अभी क्या क्या स्थापित कर दिया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो है इनॉग्रेशन किया गया है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के बारे में, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो इनके बारे में देखेंगे, प्रमुख नगरीय शहरों के बारे में, नाभि कुंड के बारे में, मां नर्मदा का जो क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है, जिले कितने हैं, प्रायद्वीपीय के शहर कौन से है, ज्वार नद मुख जो है आप लोगों का एस्टोरी क्या है, मूर्तियां क्या है, स्टूची वगैरह। ठीक है, इसके अलावा मां नर्मदा के ऊपर कौन से द्वीप समूह हैं,
है ना। द्वीप समूह मैंने पढ़ा दिया, वैसे इसमें लिखा दिया है, ठीक है। तो द्वीप वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मां नर्मदा के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उद्गम स्थान के बारे में। चलिए, सबसे पहले आप लोग टाइम जो है आप लोग डालिएगा कि उद्गम आखिर में क्या है, मां नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है। तो मां नर्मदा के उद्गम स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि स्थान के बारे में जान लो सबसे पहले तो, ठीक है। या फिर जिला कौन सा लगता है, तो पहले याद रखिएगा आप लोग, जिला कौन सा लगेगा, अनूपपुर लगेगा। बिल्कुल आप लोगों को पता है सर, बिल्कुल याद है हमें, अनूपपुर जिला लगता है, ठीक है भैया। अनूपपुर जिला तो लगता है, बिल्कुल राइट है। अब अनूपपुर जिले के बाद में स्थान कौन सा आता है, तो याद रखिएगा आप लोग, अमरकंटक नामक स्थान आता है। क्या आता है, अमरकंटक नामक स्थान आता है, ठीक है। तो अमरकंटक नामक स्थान को याद रखना है आप लोगों को। स्थान के बाद याद रखना आप लोग, तहसील कौन सी आती है, ठीक है। तहसील कौन सी आती है, तो तहसील आती है आपकी पुष्प राजगढ़। अगर पूछ लिया जाए कि तहसील कौन सी आएगी, तो पुष्प राजगढ़ तहसील को लगा देना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया, बिल्कुल तहसील भी आ जाएगी। तहसील के बाद याद रखिएगा आप लोग कि वहां पर स्पेसिफिक कोई स्थान है सर, बिल्कुल है, माई की बगिया है वहां पर। क्या है, माई की बगिया है। माई की बगिया में सर या और भी कोई स्थान है क्या, बिल्कुल माई की बगिया में भी एक और स्थान मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा आप लोगों को सावित्री सरोवर। तो मां नर्मदा याद रखिएगा आप लोग, सावित्री सरोवर से निकलती है। कहां से निकलती है, बिल्कुल सावित्री सरोवर से निकल जाती है। तो इतना आप लोगों को, कुछ भी पूछ लिया जाए बिल्कुल भी हमें जो है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचाना है, चाहे कितना भी कुछ पूछ ले, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग, मां नर्मदा अगर आप लोगों से किस पर्वत श्रृंखला से बह रही है, तो याद रखिएगा मां नर्मदा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से बहती है। मां नर्मदा जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से बहती है, पर्वत श्रृंखला से बहती है। तो मां नर्मदा के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सी श्रृंखला के द्वारा बह रही है, सतपुड़ा श्रृंखला। अब सतपुड़ा में भी याद रखिएगा आप लोग, कितने स्थान, 3 स्थान। कितने स्थान, 3 स्थान, बिल्कुल 3 स्थान। याद रखिएगा इसके ईस्टर्न वाले एरिया को क्या बोलते हैं, मिडल वाले एरिया को क्या बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन से को जो है वेस्ट वाला एरिया बोलते हैं। तो वेस्ट वाले को ये राजपीपला बोलते हैं। क्या सर, राजपीपला से निकलती है, नहीं निकलती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है राजपीपला वाले एरिया से। क्या मिडिल वाले सर महादेव पर्वत से निकलती है, नहीं भैया, महादेव पर्वत से भी नहीं निकलती है। क्या सर पूर्वी वाले क्षेत्र मेकाल पर्वत से निकलती है, बिल्कुल भैया मेकाल पर्वत से निकलती है। इसलिए एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए कि मां नर्मदा के ऊपर, मां नर्मदा के ऊपर या मां नर्मदा के उपनाम क्या क्या है, ठीक है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर और बढ़ा लीजिएगा कि मां नर्मदा के उपनाम आखिर में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, इसीलिए मां नर्मदा मेकाल पर्वतमाला से निकलती है सतपुड़ा के, इसलिए मां नर्मदा को मेकाल सुता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मेकाल सुता कहा जाता है, ठीक है। तो मेकाल सुता के कारण, निकलने के कारण मां नर्मदा को मेकाल सुता कहा जाता है, मेकाल सुता कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को जो है क्लियर हो पा रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर अच्छे समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग जो है मैसेज करते जाइए, जो है कमेंट करते जाइए, मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूँ। मोनिका जी, अभी एग्जाम में आया भी था 2 क्वेश्चन, एक परियोजना और एक सहायक नदी। बिल्कुल मोनिका जी, अगर आज आपने जो है क्लास को पूरा देख लिया, अगर आज आपने रीड आउट कर लिया मां नर्मदा को, तो बिल्कुल भी मैं गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है खुद की, ठीक है। तो आप लोग प्लीज जो है अच्छे से बस क्लास को अच्छे से बस सुनते जाइए, मजा आएगा आपको, गारंटेड बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मजा आएगा बिल्कुल आप लोगों को। क्या समझ में आया, जिला अगर पूछ लिया जाए तो अनूपपुर बता देना है, स्थान पूछ लिया जाए तो अमरकंटक। एक्चुअल में अमरकंटक स्थान के बारे में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से एक बार एमपी व्यापम मैंने पूछा था कि अमरकंटक नामक स्थान से, देखिए जरा क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है, कि अमरकंटक नामक स्थान से कितनी नदियां निकलती है। तो एक तो मां नर्मदा निकलती है, क्या निकलती है, मां नर्मदा निकलती है, याद रखिएगा आप लोग। मां नर्मदा के अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है। और याद रखिएगा यहाँ से एकमात्र ऐसी नदी एमपी की जो कि सर्पाकार में या सर्प के आकार में, सर्प के आकार में, जैसे सर्प चलता है कि नहीं वैसे आकार में बहती है, उसे बोला जाता है जोहिला नदी, ठीक है। तो यहाँ से मां नर्मदा के अलावा सोन और उसके अलावा जोहिला नदी भी निकलती है। जोहिला नदी सोन नदी की ही एक सहायक नदी है, जो कि आगे जाकर के जो है मिल जाती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो किसमें जाकर के मिल रही है, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। तो अमरकंटक नामक स्थान याद रखना है, तहसील बता देना है पुष्पराजगढ़, ठीक है। ये ओनली हम लोग बात कर रहे हैं मां नर्मदा के बारे में, ठीक है। मां नर्मदा के बारे में ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो तहसील आप लोगों की पुष्पराजगढ़ है, माई की बगिया यहाँ पर स्थान है, और माई की बगिया में भी ध्यान रखना आप लोगों को सावित्री सरोवर। चाहे कुछ भी पूछ ले आप लोगों से, पूरा कंप्लीट होगा।
ठीक है, चाहे कुछ भी पूछ ले आप लोगों से कंप्लीट होगा। ठीक है, यहीं पर तापेश्वर महादेव मंदिर है, बिल्कुल भैया, तापेश्वर महादेव मंदिर भी जो है अमरकंटक में ही आ जाता है। ठीक है, कहां पर आ जाता है? बिल्कुल तापेश्वर महादेव मंदिर भी आ जाता है, तापेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, महादेव मंदिर। और यहाँ पर इसीलिए ये मंदिर स्थल है, मंदिर वगैरह हो गया, या फिर बहुत सारे अनेक ऋषियों की जो है जन्मभूमि होने के कारण इसे निबुद्धा भी कहा जाता है। ठीक है, उपनाम आप लोगों का जितने उपनाम आएंगे मैं सारे कोरिलेट करके बताऊंगा। मां नर्मदा के कम से कम हम लोग 10-12 नामों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? तो मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों से कि मां नर्मदा के बारे में आप लोग जान गए होंगे, किसके बारे में? उद्गम स्थल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं समागम स्थल के बारे में। पहले हम लोग समागम के बारे में भी पढ़ रहे थे आखिर में कि मां नर्मदा आखिर में, या मां नर्मदा का समागम स्थल आखिर में कौन सा है? मां नर्मदा का समागम स्थल आखिर में कौन सा है? चलिए, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग किससे, एक छोटे से मैप के माध्यम से अगर हम लोग बात कर ले, तो याद रखिएगा, हम एक छोटे से मैप के माध्यम से बात कर ले तो मां नर्मदा के समागम के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है। चलिए, तो मां नर्मदा के अगर समागम स्थल के बारे में बात करिए, देखो जरा, हम लोग एमपी के साउथ वाले मैप को बना रहे हैं। ठीक है, एमपी के साउथ वाले मैप को अगर हम बना रहे हैं तो जरा सुनिएगा कि मां नर्मदा जो है निकल रही है कहां से? ओबीएस सी बात है, मां नर्मदा जो है, याद रखिएगा आप लोग, पहली चीज की मां नर्मदा कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्यों में बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, मां नर्मदा जो है 3 राज्यों में बहती है। अगर आप लोग पढ़ोगे कि सर मां नर्मदा का जल विवाद जो है राजस्थान में आ जाता है, कहां पर आ जाता है? राजस्थान में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, एमपी में भी बह रही है मां नर्मदा। एमपी के अलावा कहां पर बह रही है? सर महाराष्ट्र में भी बह रही है, बिल्कुल भैया, महाराष्ट्र में बह रही है। इसके अलावा गुजरात में भी बह रही है, सर बिल्कुल, गुजरात राज्य में भी आ जाती है। तो मां नर्मदा जो है, याद रखिएगा आप लोग, 3 राज्यों में बह रही है। भैया, हमने जो है अमरकंटक नामक स्थल को यहां से ले लिया हम, तो अमरकंटक नामक स्थल से बहते हुए जो है यह कहां पर जाती है? तो याद रखिएगा मित्रों, याद रखिएगा, यह कहां पर चली जाती है? आपके गुजरात में, और गुजरात में भड़ोच नामक स्थान पर चली जाती है। कहां पर चली जाती है? गुजरात के भड़ोच नामक स्थान पर चली जाती है। ठीक है, कहां पर चली जाती है? गुजरात के भड़ोच नामक स्थान पर। ठीक है, तो गुजरात के, याद रखिएगा आप लोग, कौन से स्थल पर? भड़ोच नामक स्थान पर जा रही है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने और भी आप लोगों से डेफली पूछा, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? बिल्कुल सर, खंबात की खाड़ी है। बिल्कुल सर, खंबात की खाड़ी है। तो याद रखना, आप लोगों को खंबात की खाड़ी भी पूछ सकता है आप लोगों से। अब मान लीजिए कि अगर उसे खंबात की खाड़ी नहीं पूछना है, तो यहीं पर आप लोगों का कौन सा स्थल आ जाता है? तो यहीं पर आप लोगों का केम्बे की खाड़ी आ जाती है। ठीक है, तो अगर वो पूछना चाहे तो आप लोगों से केम्बे की खाड़ी, तो बिल्कुल सर, हम लोग केम्बे की खाड़ी के लिए भी तैयार है। याद रखिएगा आप लोग, केम्बे की खाड़ी के लिए भी तैयार रहिए बिल्कुल, कि सर केम्बे की खाड़ी अगर पूछता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में अगर वो पूछ लेता है तो हमें बताने के लिए तैयार होना। नहीं तो हमें याद रखना है कि यहीं पर आप लोगों का क्या आ जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, यहीं पर आप लोगों का आ जाता है क्या? अरब सागर। बिल्कुल, अरब सागर आ जाता है, क्योंकि हमारा भारत जो है तीनों ओर से पानी से घेरे हुए, बिल्कुल, है ना, याद रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? अरब सागर। तो आप लोगों से जैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए वैसा के वैसे ही आप लोगों को बता देना है, बिल्कुल बता देना है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि मां नर्मदा एस्चुरी में बहने वाली नदी है। किस में बहने वाली नदी है? बिल्कुल एस्चुरी में नहीं बहने वाली नदी है। अब इसको हम लोग जान ले आखिर में कि किस प्रकार से एस्चुरी में मां नर्मदा बहती है। चलिए देखिएगा जरा, मां नर्मदा किस प्रकार से आप लोगों की एस्चुरी में बह रही है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब सुनिए जरा कि मां नर्मदा एस्चुरी में किस प्रकार से बह रही है। देखिए जरा, अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले अगर बताऊं मैं आप लोगों को कि पर्वतमालाओं के बीच में बह रही है, कौन कौन सी पर्वतमालाओं के बीच में बह रही है, तो ये अब आप लोगों को पता है कौन कौन सी है। तो साउथ में अगर हम लोग जाए तो साउथ में आप लोगों की कौन सी आ जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, साउथ में आप लोगों की आ जाती है सतपुड़ा पर्वतमाला। बिल्कुल जी हाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला से बहती है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर से बहती है, याद रखिएगा। साउथ में आ जाती है मतलब सतपुड़ा पर्वतमाला के, तो सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में बह रही है, सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में बह रही है, बिल्कुल जी हाँ। और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि किसके दक्षिण में बहती है, तो आप लोग याद रखिएगा विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, विंध्यांचल पर्वतमाला, बिल्कुल विंध्यांचल पर्वतमाला आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों को, विंध्यांचल पर्वतमाला के बीच में। तो एकमात्र ऐसी नदी जो कि 2 पर्वतमालाओं के बीच में बह रही है, हमारी मां नर्मदा बह रही है एमपी की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यहीं से बहती है आप लोगों की। तो 2 मैंने पर्वतमाला वो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये वाला स्थल जो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर आप लोगों का कौन सा है? भड़ोच नामक स्थान है। और भड़ोच नामक स्थान में आप लोगों को जाना है कौन से वाले एरिया में? इस वाले एरिया में जाना है,
मां नर्मदा याद रखिएगा आप लोग, मां नर्मदा एस्चुरी में बहने वाली नदी है। कैसे में बहने वाली नदी है? एस्चुरी में बहने वाली नदी है। तो हमने जो है एस्चुरी का निर्माण करवाया है। और मां नर्मदा जो है याद रखिएगा आप लोग 27 किलोमीटर लंबे एस्चुरी में बहने वाली नदी है। कितने में बहने वाली नदी है? बिल्कुल 27 किलोमीटर एस्चुरी में बहने वाली मां नर्मदा नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण कर रही है मां नर्मदा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मां नर्मदा याद रखिएगा आप लोग कि एस्चुरी में बहने वाली नदी है। तो एकमात्र ऐसी नदी, अब देखो जरा सबसे बड़ी नदियों में जान लीजिए और सबसे बड़ी नदी में भी याद रख लीजिएगा कि कौन सी नदी है। देखिए अगर हम लोग जाएंगे कि मां नर्मदा आपकी भारत की कौन सी बड़ी नदी है, मां नर्मदा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी बड़ी नदी है, तो जरा सुनिएगा, मैं इसको पांचवी बड़ी भी नदी भी बताऊंगा आप लोगों को और पहली बड़ी भी नदी भी बताऊंगा। अब देखिएगा जरा किस प्रकार से आएगा। तो मां नर्मदा कौन सी बड़ी नदी है, तो समझिएगा जरा, याद रखिएगा, एक ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, GGKYN। क्या याद कर लोगे आप लोग? GGKYN। ठीक है, G फॉर गंगा, G फॉर गंगा, G फॉर गोदावरी, G फॉर गोदावरी, K फॉर कृष्णा, K फॉर कृष्णा, Y फॉर यमुना, Y फॉर यमुना, और N फॉर मां नर्मदा, N फॉर मां नर्मदा। याद रखिएगा आप लोग। तो मां नर्मदा आप लोगों की कौन सी नदी है? तो मां नर्मदा आप लोगों की याद रखिएगा आप लोग मित्रों, तो ये कौन सी नदी है? 5th नंबर की, पांचवी सबसे बड़ी नदी है लंबाई के आधार पर। याद रखिएगा कौन से आधार पर? तो लंबाई के आधार पर। ठीक है, अब आपने बोला सर लंबाई के आधार पर तो आपने पांचवी बड़ी बता दी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताओ कि सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? तो याद रखिएगा, वापस से मैं एक इंडिया का छोटा सा मैप बना रहा हूं। ठीक है, और इसी मैप के माध्यम से समझिएगा कि मां नर्मदा आप लोग देखोगे कौन सी नदी सबसे पहले? गंगा है। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से बह रही है और कहां से जा रही है? याद रखिएगा आप लोग, तो उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए आप लोगों की कहां आ जाती है? तो नॉर्मल सी बात है, बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। कहां आ जाती है? बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। राइट है सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। फिर आप लोग बोलोगे सर गंगा के बाद में गोदावरी जो है आप लोगों की कहां चली जाती है? वापस से बे ऑफ बंगाल में। मतलब हम लोग अगर देख ले कि भारत को दो दिशाओं में बांट दे कि ये वाला अगर एरिया ईस्ट है और ये वाला अगर एरिया वेस्ट है, तो बिल्कुल सर अभी फिलहाल में वेस्ट टू किधर जा रही है? ईस्ट की साइड जा रही है। फिर आपकी नदी गोदावरी के बाद में आ गई कृष्णा। तो बिल्कुल कृष्णा नदी भी आप लोगों की कहां से कहां बह रही है? बिल्कुल सर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी। बिल्कुल सर ठीक है, हम लोगों ने बोल दिया। यमुना नदी की अगर बोले तो यमुनोत्री हिमानी से जाकर के ये प्रयागराज में जाकर के मां गंगा से मिल जाती है वापस से। तो आपकी यमुना नदी के बारे में भी जाना हमने, तो सर ये भी बिल्कुल कहां बह रही है? वेस्ट टू ईस्ट में बह रही है। लेकिन मां नर्मदा देखो मैकाल पर्वतमाला से निकलते हुए याद रखिएगा आप लोग किधर बह रही है? तो पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली मां नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा एक पॉइंट, पूर्व की दिशा की ओर, पश्चिम की दिशा है ना, याद रखिएगा, पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली, पश्चिम की दिशा की ओर, पश्चिम की दिशा की ओर, दिशा की ओर, दिशा की ओर बहने वाली, बहने वाली मां नर्मदा, मां नर्मदा इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा क्या है? सबसे बड़ी नदी आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे सामने जैसा क्वेश्चन आ जाएगा वैसा वैसे हमें बता देना है। क्लियर है क्या कि कौन सी बड़ी नदी है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कौन सी बड़ी नदी है? बिल्कुल 5th नंबर वाली नदी है। किसके आधार पर है? बिल्कुल सर लंबाई के आधार पर है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि पूर्व से जो है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो यहां पर पश्चिम की दिशा को आप लोगों को ध्यान रखना है कि पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली कौन सी बड़ी नदी है। तो बिल्कुल सर पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। सर चलिए लंबाई के बारे में हम लोग अगर बात कर ले सर कि लंबाई आखिर में कितनी है, बिल्कुल भैया लंबाई के बारे में बात कर ले अगर हम लोग, तो लंबाई बिल्कुल यहाँ पर कितने, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि सर कितने राज्यों में बह रही है। बिल्कुल भैया 3 राज्यों में बह रही है। सर कौन कौन से राज्यों में बह रही है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एमपी में बह रही है। सर कितने किलोमीटर है? 1077 किलोमीटर। सर याद रखिएगा कितना किलोमीटर है? 1077 किलोमीटर। सर बिल्कुल ठीक है। कितने जिलों में बह रही है? याद रखिएगा, तो एमपी के 15 जिलों में, एमपी के 15 जिलों में। अब बहुत सारी बुकें आप लोगों की ऐसी भी आ जाएगी कि जहां पर 16 जिले भी दिए जाएंगे। बिल्कुल भैया 16 जिले भी दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से 15 जिलों के बारे में भी डिस्कस करूंगा और 16 जिलों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन या तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, पहले अगर हम बात करें
कि दूसरे राज्यों में कौन से में इंटर कर जाती है, तो बिल्कुल भैया महाराष्ट्र राज्य में इंटर कर जाती है। कितने किलोमीटर बहती है सर? सर अभी तक जो है मैंने 78 पढ़ा था, लेकिन 74 किलोमीटर बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये 74 किलोमीटर में भी आप लोग चले जाइए और याद रखिए आप लोग कितने राज्यों में बह रही है, कितने कितने राज्यों में कैसी कैसी सीमा रेखा बना रही है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि ये 34 किलोमीटर की सीमा रेखा, 34 किलोमीटर की सीमा रेखा एमपी प्लस महाराष्ट्र में बनाती है। याद रखिएगा आप लोग, एमपी प्लस महाराष्ट्र में 34 किलोमीटर की सीमा बना करके बहती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 40 किलोमीटर की सीमा रेखा ये महाराष्ट्र प्लस गुजरात बाउंड्री पर बनाकर रखती है। तो गिन लीजिए भैया 40 और 34 को, तो दोनों से कितना आ जाएगा? बिल्कुल 74 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग, अगर गुजरात की बात करेंगे, सर गुजरात में कितना बह रही है, तो याद रखिएगा एग्जैक्ट डेटा 161 किलोमीटर आ जाएगा। और जब हम इन तीनों ही 1077 और 74 और 161 को गिन देंगे तो याद रखिएगा मां नर्मदा की कुल लंबाई आ जाएगी, याद रखिएगा आप लोग, मां नर्मदा की कुल लंबाई आ जाएगी 13-12 किलोमीटर। कितना आ जाएगी? बिल्कुल 13-12 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगी। तो बिल्कुल भी हमें तनाव लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कितना आ जाएगा? 1077 किलोमीटर, 74 किलोमीटर और 161 किलोमीटर। चलिए अगर बात करेंगे हम कि मां नर्मदा महाराष्ट्र के केवल एकमात्र जिले से बहती है, एकमात्र जिले से बहती है, सर कौन सा एकमात्र है? तो याद रखिएगा आप लोग नंदुरबार जिले से बहती है। कौन से वाले जिले से जाती है? तो मां नर्मदा याद रखिएगा आप लोग नंदुरबार जिले से जाती है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करूं मैं, अगर नंदुरबार के अलावा गुजरात में, तो गुजरात में मां नर्मदा नर्मदा जिले से बिल्कुल प्रवेश करती है। मां नर्मदा नर्मदा जिले से प्रवेश करती है, मां नर्मदा नर्मदा। और अगर विशेष कोई अगर यहाँ पर आ जाएगा, विशेष कोई जिला आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग मां नर्मदा केवड़िया जिले से भी बहती है। याद रखिएगा केवड़िया जिला, तो केवड़िया जिला भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अंत में भड़ोच जिले में चली जाती है। याद रखना आप लोग कहाँ चली जाती है? बिल्कुल भड़ोच जिला में चली जाती है। तो यहाँ इन तीनों जिलों के बारे में स्पेशली हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि मां नर्मदा भड़ोच में जाने के बाद में 27 किलोमीटर का क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण कर रही है। और एस्चुरी के निर्माण करने के बाद में केम्बे की खाड़ी, बड़ोच नामक स्थान, या आप लोग खंबात की खाड़ी, या फिर आप लोगों का कौन सा अरब का सागर आ जाएगा। बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इसको जो है हम लोग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लंबाई के बारे में आई थिंक आप लोग जान गए होंगे। क्या जान गए होंगे आप लोग? बिल्कुल लंबाई के बारे में जान गए होंगे। ठीक है, तो समझे क्या? बोलो। अब बोलोगे आप लोग सर यहाँ पर ये 15 जिले और 16 जिलों का क्या राज है आखिर में? चलिए ये भी बता देते हैं भैया कि 15 जिले और 16 जिलों का क्या राज है। चलो आ जाओ फटाफट। जिलों के बारे में अगर मां नर्मदा के बारे में बात करें कि सर कितने जिलों में बहती है, आप तो बोल रहे हो सर 15 जिले भी आते हैं, और इसके अलावा आप बोलोगे सर 16 जिले भी आते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए भैया कि मां नर्मदा 15 जिलों से होकर के बहती है। 16 जिलों का राज 2 मिनट के बाद बताएंगे। चलिए 15 जिले कौन से? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो उद्गम से लेकर के तो समागम तक हमें जाना है। कहां तक जाना है? बिल्कुल उद्गम से लेकर के समागम तक के जिलों का पास जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। कौन कौन से जिले से स्टार्ट हो रही है? आपको पता है सर अनूपपुर जिला तो पहले ही बता दिया है। कहां से? बिल्कुल अनूपपुर नामक जिले से, अमरकंटक नामक स्थान से, पुष्पराजगढ़ नामक तहसील से, माई की बगिया से, सावित्री सरोवर से मां नर्मदा का उद्गम स्थल बिल्कुल होता है। और मैकाल नामक पर्वतमाला से हो रहा है। कौन सी पर्वतमाला है? बिल्कुल मेन पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वतमाला आ जाती है। राइट है क्या? चलिए, तो अनूपपुर आपको आपका जिला आ जाता है। फिर अनूपपुर के बाद में ये कहां चली जाती है आप लोगों की? तो ये चली जाती है डायरेक्टली आप लोगों की मंडला। फिर मंडला के बाद में कहां जा रही है? डिंडोरी जा रही है। याद रखिएगा मंडला डिंडोरी के बाद में कहां चली जाती है ये? तो मंडला डिंडोरी के बाद में होती हुई ये याद रखिएगा आप लोग कहां जाएगी? तो ये सिवनी की बॉर्डर पे जाएगी। कहां पर जाएगी? बिल्कुल सिवनी की बॉर्डर पे चली जाती है। लेकिन सिवनी वाला याद रखिएगा आप लोग जिला नहीं आता है। क्यों नहीं आता? याद रखिएगा आप लोग, तो मां नर्मदा के ऊपर सिवनी जिला इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि सिवनी के साथ ये बाउंड्री को क्या करती है? शेयर करती है केवल और केवल। ध्यान रखिएगा सिवनी के साथ में बाउंड्री को केवल और केवल मां नर्मदा शेयर कर रही है, इसलिए हम लोग सिवनी जिले को नहीं लेते। लेकिन वहीं अगर आप लोगों से बात कर लूं कि नमामि देवी नर्मदे यात्रा, कौन सी? नमामि देवी नर्मदे यात्रा, नमामि देवी नर्मदे यात्रा हुई थी। क्या हुई थी? नमामि देवी नर्मदे यात्रा। याद रखना कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो 3350 किलोमीटर की यात्रा है। कितने किलोमीटर की है? बिल्कुल 3350 किलोमीटर की यात्रा है। शिवराज सिंह जी चौहान के सीएम रहते हुए याद रखिएगा आप लोग स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी?
11 दिसंबर को। कब हुई थी? बिल्कुल 11 दिसंबर को हुई थी, लेकिन याद रखिएगा 2016 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है सर। 11 दिसंबर से लेकर के आपके 11 दिसंबर से लेकर के अगर हम बात करें तो आप लोगों के विद इन 148 डे के अंदर 148 दिन की यात्रा थी। कितने दिन की यात्रा थी? बिल्कुल 148 दिन की यात्रा थी। याद रखना आप लोगों को 148 दिन की यात्रा थी। और 148 दिन की यात्रा के बाद में 3350 किलोमीटर की रफ्तार को या दूरी को तय करने के बाद में मां नर्मदा के लास्ट शोर पर हम लोग कहां पे पहुंच गए थे? ध्यान रखिएगा आप लोग, तो बिल्कुल भड़ोच वाले एरिया के ऊपर पहुंच गए थे। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कब पहुंचे थे हम लोग, कि 15 मई को पहुंचे थे। यहाँ पर कब पहुंचे थे? बिल्कुल 15 मई को। और अब साल आप लोगों का कब हो गया था? चेंज हो गया था। याद रखिएगा क्या हो गया था? बिल्कुल चेंज हो गया था। और यही से मां नर्मदा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, याद रखिएगा आप लोग, मां नर्मदा को 2017 में, कहां पे? 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? कि जीवित नदी है। तो मां नर्मदा भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना, एससी का मतलब यहां पर क्या है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, मेरे साथ चलते जाइएगा। जितना ज्यादा आप लोग मेरे साथ रहोगे उतना ज्यादा आप लोगों को मजा आता जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों की कमेंट एक बार देख रहा हूं, देन हम लोग 15 जिलों के वाइज जाते। चलिए 15 जिले पहले मैं बता दूं आप लोगों को, फिर 15 जिले के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे बात करूं मैं कि अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी हो गया है। सिवनी में यहाँ पर केवल और केवल सीमा रेखा बना रही, याद है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया जाए, यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर जिले कितने हैं, तो यहाँ जिलों की याद रखना आप लोग संख्या, जिलों की संख्या मां नर्मदा या नमामि देवी मां नर्मदे यात्रा के दौरान 16 जिलों को पार किया था। ठीक है, 16 जिलों को, विद इंक्लूडिंग किसको? बिल्कुल सिवनी की सीमा रेखा को। किसकी? सिवनी की सीमा रेखा को बनाते हुए, सिवनी की सीमा रेखा को बनाते हुए। बिल्कुल ऐसी इसी प्रकार से आप लोगों को चलते जाना है। चलिए मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर हो चुके हैं, सिवनी भी हो चुका है। चलिए तो अगला वाला जिला आप लोगों का कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल अगला वाला जिला आप लोगों का, आप लोग जो सोच रहे हैं वही आ जाएगा। कौन सा? जबलपुर वाला जिला आ जाएगा। ठीक है, जबलपुर के बाद में कौन सा जिला आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा जबलपुर के बाद में यहाँ आप लोगों का अगला जिला आ जाता है, बिल्कुल नरसिंहपुर आ जाएगा। ठीक है, नरसिंहपुर वाला जिला आ जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे सर नरसिंहपुर के बाद में कौन सा जिला आ जाएगा? एक मिनट जरा, हो गया? सुने ना, आप पूछ रहे हो कि सर जीवित नदी क्या है? मतलब जीवित नदी का मतलब ये है कि कुल मिला के इसको जीवित मानव की तरह मान लिया गया है। ठीक है, मतलब एकमात्र ऐसी नदी है कि जो कि ऐसे बहती हुई, कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ऐसी नदी हो गई है ये, कुल मिलाकर के कि साल भर ये जीवंत रहती है। बिल्कुल साल भर बिल्कुल ये जीवंत रहती है, इसलिए इसे नर्मदा, मां नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। चलिए क्लियर है क्या? बोलिए फटाफट, क्लियर है क्या आप लोगों को? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते जाए क्या? देवी, हमारी क्लास का जो टाइमिंग रहता है वो सुबह 9 बजे का रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप लोग लेट हो गए हो कोई बात ही नहीं, 9 बजे से हमारी क्लास रहती है। ठीक है, थोड़ा सा 2-5 मिनट हम भी लेट हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं, लेकिन आप लोगों को जो है 9 बजे का ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्या बढ़ जाए आगे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रॉपर ये बता दीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा हो तो मैं आप लोगों को जो है आगे बढ़ता जाता हूँ। ठीक है, कितने जिलों से निकल रही है? बिल्कुल 15 जिलों से निकल रही है। ठीक है, बिल्कुल 15 जिलों से निकल रही है। चलिए अनूपपुर हो गया, फिर मंडला हो गया, फिर डिंडोरी हो गया।
ठीक है, याद रखिएगा, सिवनी हो गया, जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग कि आखिर में और कौन कौन से जिले जाएंगे। तो नरसिंहपुर के बाद में मां नर्मदा कहाँ पे चली जाती है, याद रखिएगा आप लोग, मां नर्मदा आपकी रायसेन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, बिल्कुल रायसेन में चली जाती है। फिर रायसेन के बाद में कहाँ चली जाती है मां नर्मदा, हमारी नर्मदापुरम में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, बिल्कुल मां नर्मदापुरम में या नर्मदापुरम में चली जाती है। ठीक है, नर्मदापुरम का याद रखिएगा आप लोग, जो संभाग के रूप में चेंज हुआ है, संभाग के रूप में अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम के रूप में कब चेंज हो गया है, बिल्कुल 2008 में चेंज हो चुका है। और अगर जिले के रूप में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जिले के रूप में कब हो चुका है, बिल्कुल 7 फेब आ जाएगा। कब आ जाएगा, बिल्कुल 7 फरवरी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कब आ जाएगा, बिल्कुल 7 फरवरी आ जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है, बिल्कुल 7 फरवरी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, बिल्कुल 7 फरवरी आ जाएगा। 7 फरवरी में कब आ जाएगा, 2022 को आ जाएगा। तो अगर आप लोगों से ये जानकारी पूछ लिया जाए नर्मदापुरम जिले की, तो नर्मदापुरम जिले के बारे में ये ध्यान रखना है। चलिए, नर्मदापुरम जिले के बाद में कहाँ चली जाती है सर, तो याद रखिएगा ये चली जाती है आपकी कहां पर, सीहोर में। कहां चली जाती है, बिल्कुल सीहोर में चली जाती है मां नर्मदा। फिर सीहोर के बाद में सर कहां चली जाएगी, तो याद रखना सीहोर के बाद में चली जाती है मां नर्मदा हरदा में। हरदा में कौन से स्थान पर, तो याद रखिएगा हरदा में हंडिया नामक स्थान पर। कहां पर, हरदा में हंडिया नामक स्थान पर। हरदा में कौन सा स्थान है, हंडिया। सर स्पेसिफिक स्थान यहां पर भी क्यों लिख रहे हो आप लोग, बिल्कुल बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो हरदा में याद रखिएगा हंडिया, और उसके बाद में देवास का नेमावर। कहां पर, देवास का बिल्कुल नेमावर। ठीक है, देवास का कौन सा आ जाएगा, यहां पर नेमावर आ जाएगा। और आपको मैं पहले बता दूं कि मां नर्मदा का नाभिकुंड कहां पर है, तो मां नर्मदा का एक और पॉइंट डाल लीजिए यहां पर आगे जाकर के, मां नर्मदा का नाभिकुंड कहां पर है, मां नर्मदा का नाभिकुंड, मां नर्मदा का नाभिकुंड कहां पर है। ठीक है, मां नर्मदा का नाभिकुंड याद रखिएगा आप लोग, मां नर्मदा का नाभिकुंड आएगा हरदा के हंडिया में। ठीक है, मां नर्मदा के हंडिया में। और याद रखना मां नर्मदा के हंडिया में डिया छोटा आएगा, याद रखिएगा मां नर्मदा के हंडिया में आएगा। एक मिनट जरा, मां नर्मदा के हंडिया में आएगा, हंडिया में आ जाएगा। और याद रखिएगा देवास के नेमावर जगह के बीच में आता है। ठीक है, नेमावर। तो याद रखिएगा इन स्थलों को कि ये मां नर्मदा का नाभिकुंड कहां पर आएगा। बिल्कुल नाभिकुंड का मतलब बिल्कुल आप लोग समझ रहे हो जो ही, बिल्कुल ठीक है, नाभिकुंड का मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो मां नर्मदा का नाभिकुंड कहां पे आता है, तो अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है सीधा कि मां नर्मदा का जो नाभिकुंड आता है वो किन किन शहरों के बीच में आता है, तो ये आ जाता है आप लोगों का इन दोनों शहरों के बीच में। ठीक है, देवास के बाद में कहां चली जाती है मां नर्मदा, तो याद रखिएगा देवास के बाद में खंडवा पहुंच जाती है। खंडवा के बाद में मां नर्मदा याद रखिएगा आप खरगोन में पहुंच जाती है, बिल्कुल खरगोन में पहुंच जाती है, याद रखिएगा आप लोग। फिर खरगोन के बाद में कहां चली जाती है, ये जो है आपकी धार में पहुंच जाती है। धार के बाद में कहां पहुंच जाती है, तो बड़वानी में पहुंच जाती है। और बड़वानी के बाद याद रखिएगा आप लोग मां नर्मदा सबसे लास्ट वाले जिले अलीराजपुर में बहती है। कहां बहती है, बिल्कुल अलीराजपुर में। तो एमपी का सबसे अंतिम जिला कौन सा है और एमपी का सबसे प्रथम जिला कौन सा है, बिल्कुल प्रथम जिला अनूपपुर आ जाता है। और अंतिम जिला आप लोगों का कौन सा, बिल्कुल अलीराजपुर आ जाता है, बिल्कुल अलीराजपुर आ जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से बह रही है। और जो है गुजरात के कौन से, मां नर्मदा के नाम पे मां नर्मदा जिला बना दिया गया है। तो जो है नर्मदा जिले से प्रवेश करती है, केवड़िया नामक जिले से प्रवेश करके जो है आगे जाकर के वहां पर जो है आप लोगों के भड़ोस नामक जिले में जाकर के गिर जाती है। इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल हनुवंतिया टापू वगैरह आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को सारा बताया जाएगा। आप लोग प्लीज मुझे खत्म कर देने दीजिए बस। ठीक है, मां नर्मदा को मैं जब खत्म करूंगा तो आप लोग ये बोलोगे सर हमने आज तक इसके बारे में कुछ जाना ही नहीं, इतना ज्यादा हम लोगों ने मां नर्मदा के बारे में इतना जान ही नहीं पाए। ठीक है, तो इतना हम लोग सब कुछ जानेंगे। पहले आप लोग ये बता दीजिए बस समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल हरदा का हंडिया और कौन सा, देवास का नेमावर, बिल्कुल देवास का नेमावर आ जाता है। बोलो जल्दी से क्या समझ में आ गया। जिले आप लोग काउंट कर लीजिए, बिल्कुल जिले आप लोग काउंट कर लीजिए। जिलों में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ सर हमारे जिले पूरे कंप्लीट 15 हुए कि नहीं हुए। बोलिए जल्दी से फटाफट, क्या समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए मैं जिले गिनवा के बता दूं आप लोगों का। अनूपपुर हो गया,
ठीक है, अनूपपुर हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया, 3 हो गए, ठीक है। चौथा आप लोगों का जबलपुर, मैंने सिवनी अभी आप लोगों को काउंट नहीं किया, ठीक है। जबलपुर के बाद में कितने हो गए, 1 2 3 है ना, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, और ये अलीराजपुर आप लोगों का कौन सा हो गया, बिल्कुल 15 जिले हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखते जाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैपिंग के थ्रू भी समझाइए, बिल्कुल मैपिंग के थ्रू भी आप लोगों को समझाया जाएगा, बिल्कुल समझाया जाएगा सारा का सारा। क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है इतना कि 15 जिले कैसे और 16 जिले कैसे हैं? तो 15 जिले अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, बिल्कुल एमपीपीएससी ने बिल्कुल 15 जिले पूछे थे आप लोग, याद रखिएगा। एमपीपीएससी ने एक बार जब आंसर दिया था तो वो भी कैसे दिया था, 15 जिलों के रूप में दिया था, क्योंकि सिवनी की केवल सीमा रेखा बना करके जा रही है, ठीक है। केवल सिवनी की सीमा रेखा बना करके जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अगर तो आप लोगों से मां नमामि देवी नर्मदे यात्रा के बारे में पूछ लिया जाए, तो नमामि देवी नर्मदे यात्रा के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर तो यहाँ पर मां नर्मदा के नाभि कुंड के बारे में भी आप लोगों को ज्ञात हो गया है कि सर मां नर्मदा के ऊपर आखिर में जो है आप लोगों का नाभि कुंड आखिर में कहां पर आता है। चलिए आगे बात करेंगे अगर हम लोग, तो आगे बात कर लेते हैं मां नर्मदा के ऊपर, या मां नर्मदा के क्षेत्रफल के बारे में बात कर ले हम, कि मां नर्मदा का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल कितना है तो ध्यान रखना हमें, मां नर्मदा का क्षेत्रफल याद रखिएगा आप लोग 93,108 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, बिल्कुल 93,108 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसका 98,000 भी लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लोग बोलोगे सर कि 98,000 भी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है 98,000, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आप लोगों का 98,000 जो है 108 किलोमीटर स्क्वायर भी बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, लेकिन 93,108 किलोमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बात करेंगे अगर हम लोग, सर अगर हम बात करें कि सर एमपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में बह रही है, बिल्कुल सर बह रही है, ठीक है। तो एमपी में सर इसका क्षेत्र कितना है, तो याद रखिएगा 89.9% है। कितना है, बिल्कुल 89.9% है। चलिए महाराष्ट्र का भी पूछेगा आपसे, बिल्कुल गुजरात का भी पूछेगा, तो याद रखिएगा आप लोग गुजरात का कितना परसेंट है, लगभग 7.5% आ जाता है, और लगभग 2% आप लोगों का एरिया कहां पर आ जाता है, बिल्कुल महाराष्ट्र में आ जाता है, ठीक है। सर एमपी में तो हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम लोग भौगोलिक विभाजन में पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम लोगों ने इसको कितना पढ़ा है, बिल्कुल लगभग 86,000 किलोमीटर स्क्वायर पढ़ा है। बिल्कुल राइट है आप लोगों की बात, बिल्कुल राइट बात है। तो 86,000 किलोमीटर स्क्वायर कहां पर, केवल एमपी का ध्यान रखना है, केवल एमपी का ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों से मेंस में भी ये वाले क्वेश्चंस को पूछ चुका है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी आप लोगों की। तो क्षेत्रफल को भी पॉइंट डाल लेना है आप लोगों को, और क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ लेना है। कितना है, 93,108 किलोमीटर स्क्वायर है, और उसमें भी एमपी में कितना है, याद रखना 89.9%, और 89.9% कितना आ जाएगा, 86,000 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद में कौन से में, गुजरात में, तो इसी प्रकार से बह रही है मां नर्मदा। तो मां नर्मदा के बारे में इसी प्रकार से हमें जानकारी याद रख लेना है। चलिए अगर बात करेंगे हम लोग अगली, तो यहां पर परियोजना के बारे में भी जान लेना चाहिए। चलिए परियोजना के बारे में अगर हम जानना है तो परियोजना के बारे में भी जान लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहां पर, तो भैया एमपी में बात कर लेते हैं। सर परियोजनाओं को हम लोग बात कर ले अगर, तो परियोजनाएं चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो मां नर्मदा के ऊपर एमपी में सबसे पहले हम लोग अगर जानना चाहे तो एमपी में कौन कौन सी परियोजनाएं चालू है। चलिए एमपी के बारे में अगर हम लोगों को जानना है कि एमपी में आखिर में कौन कौन सी परियोजना है, तो चलिए एमपी में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी परियोजना आ जाएगी। चलिए एमपी में परियोजनाएं आप लोगों की आ जाती है कितनी, तो एमपी में परियोजनाएं आप लोगों की, पहली परियोजना के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो याद रखिएगा आप लोग इंदिरा सागर परियोजना आ जाती है। कहाँ, कौन सी आ जाती है, इंदिरा सागर परियोजना आ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, परियोजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इंदिरा सागर परियोजना के बारे में जानेंगे, तो इनका नाम जो है इंदिरा गांधी परियोजना के नाम से, या इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी उसी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी, 23 अक्टूबर को, याद रखिएगा 23 अक्टूबर को, ठीक है। अब कुछ बुकें यहाँ पर 1983 भी बोलती है, और कुछ बुकें यहाँ पर 1984 भी बोलती है। बहुत सारी में आजकल अपडेट होकर के 1984 आ चुका है, तो बिल्कुल आप लोग 84 लिख सकते हो। चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन 83 भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी कभार जो 83 आ जाता है 84 आ जाता है, तो 23 अक्टूबर। चलिए और बनकर के कब कंप्लीट हो गई, यहाँ पर 2017 में आप लोगों की कंप्लीट हो गई, याद रखिएगा 2017 में यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए इंदिरा सागर परियोजना की अगर बात करें तो सर कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा सागर परियोजना आप लोगों की कहां पर है, तो इंदिरा सागर परियोजना आपकी आ जाती है कहां पर, पुनासा में। कहां पर आती है, पुनासा में। और पुनासा में कहां पर है, पुनासा कहां पड़ता है, बिल्कुल
खंडवा में पड़ जाता है। कहां पर पड़ जाता है? बिल्कुल खंडवा में पड़ जाता है। इसीलिए इसमें पुनासा में होने के कारण इसको पुनासा परियोजना भी कहा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? पुनासा परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, पुनासा परियोजना। अगर इसमें विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो 1000 मेगावाट, याद रखिएगा 1000 मेगावाट। अब 1000 मेगावाट के कारण यहाँ पर याद रखिएगा एक परियोजना या एक फैक्ट के बारे में, यहाँ पे एक फैक्ट आप लोगों का कौन सा याद हो जाएगा कि इंदिरा सागर परियोजना मां नर्मदा के ऊपर एमपी में सबसे बड़ी परियोजना है। एमपी में सबसे बड़ी परियोजना है। क्या आ जाएगी? बिल्कुल सबसे बड़ी परियोजना आ जाएगी। तो सबसे बड़ी परियोजना याद रखिएगा आप लोग, एमपी के अंदर अगर आप पूछ लिया जाए तो बिल्कुल वो कौन सी आ जाएगी? इंदिरा सागर परियोजना आ जाएगी। चलिए सर अगले और बात कर ले हम लोग, अगली कौन सी परियोजना आ जाएगी? तो बिल्कुल आप लोग ओंकारेश्वर परियोजना के पास जा सकते हो। बिल्कुल ओंकारेश्वर परियोजना आएगी सर, तो ओंकारेश्वर परियोजना आ जाएगी। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध आ जाएगा बिल्कुल। और ओंकारेश्वर बांध सर, ओंकारेश्वर बांध खंडवा में ही है, बिल्कुल ओंकारेश्वर में ही है। तो बिल्कुल राइट है सर, हमने देखा भी है मां नर्मदा के ऊपर, जस्ट हम लोग उत्तर की साइड देखेंगे तो बिल्कुल वहां पर आ जाएगा। राइट है बात बिल्कुल। सर इसमें क्या कोई विद्युत क्षेत्र है? बिल्कुल विद्युत क्षेत्र है। कितना है? याद रखिएगा 520 मेगावाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बिल्कुल 520 मेगावाट। आगे अगर हम लोग बात करें तो तीसरे बांध की बात करेंगे तो आपका महेश्वर बांध की बात कर लेंगे हम लोग, महेश्वर बांध की बात कर लेंगे। और महेश्वर बांध में सर कितनी सीमा है? तो याद रखिएगा पहली चीज तो महेश्वर जिले में आता है। कहां पर आता है सर? महेश्वर जिले में आता है, बिल्कुल वहीं पर जो आप लोग जान रहे हो। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने जो देखा वही है। कितना है सर इसका? तो याद रखिएगा 400 मेगावाट इसकी बिजली क्षमता है। ठीक है सर, इसके अलावा भी क्या एमपी में और भी बांध आ जाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, एमपी में एक बांध और आई एमपी आपका, इसे हम लोग बोलेंगे बरगी डैम, या तो बरगी बांध बोल लो। क्या बोल लो? या तो बरगी बांध बोल लो, या फिर बरगी बांध के अलावा इसको क्या बोल लेंगे हम लोग? तो बिल्कुल बरगी बांध के अलावा इसको हम बोल लेंगे, बरगी बांध के अलावा इसको बोल देंगे हम लोग रानी अवंतीबाई परियोजना। क्या बोल देंगे? रानी अवंतीबाई परियोजना। तो रानी अवंतीबाई परियोजना के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। कहां पर आती है? बिल्कुल जबलपुर में आती है। जबलपुर में कहां पर आती है? बिल्कुल बिजोरा गांव में आती है। याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल बिजोरा गांव में आती है। ठीक है, तो बिजोरा गांव में आ जाएगी। और कितना सर इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है? 90 मेगावाट। कितनी आ जाएगी? बिल्कुल 90 मेगावाट आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कितना कौन कौन सी परियोजना आती है मां नर्मदा के ऊपर। मां नर्मदा के ऊपर अगर परियोजनाओं की बात करूं तो याद रखिएगा 29 बृहद परियोजना है, 29 बृहद परियोजना है, 135 मध्यम परियोजना है। याद रखिएगा 135 मध्यम परियोजना है। और मां नर्मदा के ऊपर छोटे बड़े 3000 छोटे बांध, याद रखिएगा। ठीक है, तो लघु परियोजना भी इस पर संचालित है। ठीक है, तो बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सारा कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल करवाया जाएगा। तो 29 बृहद बांध है, 135 मध्यम बांध है और 3000 लघु परियोजना भी आ जाती है। पहली इंदिरा सागर परियोजना आती है, दूसरी ओंकारेश्वर परियोजना आती है, तीसरी महेश्वर, लेकिन इनको डैम के रूप में भी हम लोग बोले देते हैं। क्लियर है? 1000 मेगावाट यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, 520 मेगावाट को ध्यान रखना है और 400 मेगावाट के बारे में भी हमें ध्यान रख लेना चाहिए। सर क्या परियोजना खत्म हो चुकी है? नहीं भैया, परियोजना खत्म नहीं हुई है। चलिए, मां नर्मदा के ऊपर गुजरात में, मां नर्मदा के ऊपर गुजरात में कौन सी परियोजना है? तो बिल्कुल भैया सरदार सरोवर परियोजना है। कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना है। बिल्कुल ठीक है भैया, तो सरदार सरोवर परियोजना के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो नामकरण याद रखिएगा, नामकरण किनके नाम पर किया गया है? बिल्कुल लौह पुरुष के नाम पर किया गया है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम पर, क्योंकि लौह पुरुष कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो लौह पुरुष के नाम पर रखा गया है। चलिए, अगर हम बात करेंगे तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? ध्यान रखिएगा आप लोग, 1450 मेगावाट। यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कितनी है? 1450 मेगावाट। आप बोलोगे सर एमपी की हिस्सेदारी कितनी है? बिल्कुल एमपी से आ रही है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग 57% हिस्सेदारी किसकी होती है? बिल्कुल एमपी की आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल एमपी की आ जाती है। याद रखिएगा कहां पर आएगा? बिल्कुल गुजरात में आएगा। याद रखिएगा गुजरात में आ जाएगा। ठीक है, और इस सरदार सरोवर परियोजना के कुछ दूरी पर ही याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर मैंने आप लोगों से बोला था कि 2 स्टेच्यू मिलेगी आप लोगों को, 2 स्टेच्यू मिलेगी। तो सरदार सरोवर परियोजना के पास में अगर आप लोग चले जाओगे तो एक आप लोगों को क्या मिल जाएगी? सरदार सरोवर स्टेच्यू मिल जाएगी। ठीक है, और उसे बोला जाता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो कुछ दूर जाने पर आप लोगों को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मिल जाएगी। और अगर आप लोगों से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछ लिया जाए तो यहां बता देना आपको 182 मीटर। कितना? 182 मीटर, बिल्कुल राइट है, ठीक है। सर ओंकारेश्वर डैम के पास में है क्या? बिल्कुल ओंकारेश्वर डैम के पास में भी, ओंकारेश्वर डैम के पास में भी स्टेच्यू ऑफ वननेस है। कौन सी है? बिल्कुल स्टेच्यू ऑफ वननेस है, बिल्कुल सर स्टेच्यू ऑफ वननेस आ जाती है। सर ये वननेस क्या है? एकात्मता की मूर्ति है। एक्चुअल में कौन सी है? एकात्मता की मूर्ति है, क्योंकि एकात्मता के ऊपर कौन ध्यान देते थे ज्यादातर? तो वो थे शंकराचार्य जी। कौन थे? आदि शंकराचार्य जी, ठीक है। तो शंकराचार्य जी के कारण, और शंकराचार्य की यहाँ पर मूर्ति बनाने की आवश्यकता ओंकारेश्वर में ही क्यों पड़ी है? दूसरी जगह पे बना लेते। राइट बात है, बिल्कुल भैया, दूसरी जगह पे बना लेते। नहीं, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य ने यहाँ पर, याद रखिएगा कि एक तो दीक्षा ग्रहण की थी, याद रखिएगा, एक तो दीक्षा ग्रहण की थी, अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस यहाँ पर इनने शिक्षा भी प्राप्त की थी, बिल्कुल यहाँ पर शिक्षा भी प्राप्त की थी, ठीक है। तो यहाँ शंकराचार्य के कारण हो रहा है, ठीक है। इनका कौन सा संप्रदाय है? याद रखना आप लोग, अद्वैत संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? बिल्कुल अद्वैत संप्रदाय की स्थापना करते हैं, बिल्कुल अद्वैत संप्रदाय की स्थापना करते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग, सर कितनी ऊंची है? बिल्कुल 108 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? बिल्कुल 108 मीटर ऊंची है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्लियर बात है क्या? तो ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। चलिए आप लोगों के कमेंट्स कुछ आइए तो उसके बारे में देख लो। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप लोगों का, मोनिका नामदेव जी, सारे आएंगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, बर्गी परियोजना सिंगल परियोजना। सर एक क्वेश्चन, बर्गी परियोजना सिंगल परियोजना है? बिल्कुल सिंगल परियोजना है, बिल्कुल मोनिका नामदेव जी, बिल्कुल सिंगल परियोजना है। बिल्कुल बर्गी एक्चुअल में नदी है आप लोगों की, ठीक है। तो बर्गी नदी के ऊपर है, लेकिन जहां पर बर्गी नदी और नर्मदा नदी दोनों जबलपुर में जहां पर मिल रही है, उसी कारण पे से छत्तीसगढ़ जो है आप लोगों के जबलपुर के बिजोरा गांव में दोनों नदियां सिंगल नहीं है, एक्चुअल में कौन सी हो जाती है? वहां पर जाकर के डबल भी हो जाती है। तो बर्गी नदी का और जहां पर मां नर्मदा नदी का जहां पर मुहाना जहां पर मिलना होता है, वहीं पर बर्गी बांध जो है आप लोगों का बनाया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखते जाना है। चलिए आप लोगों की जो है पूरी जो है आप लोगों की स्टेच्यू भी कंप्लीट हो जाती है यहां से, ठीक है। तो स्टेच्यू का आप लोगों को ध्यान रखना है कौन कौन से बांध के पास में बनाया गया है, ठीक है। तो बांधों के बारे में ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या समझ में आता जा रहा है आप लोगों को? तो मैंने परियोजनाओं के बारे में बात कर ली। चलिए अब बात करेंगे हम लोग जलप्रपातों के बारे में, ठीक है। जलप्रपातों, हाँ बिल्कुल सारे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पूरे क्वेश्चन बनेंगे। इस आप लोगों का जो मैटर आप लोगों को जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग बोलोगे सर कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। बस इत्मीनान से आप लोग बस सुनते जाइए, बस सुनते जाइए, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए जलप्रपातों के बारे में बात कर ले हम लोग, वाटरफॉल्स के बारे में बात कर ले। सर क्या आ जाएंगे? जलप्रपात, ठीक है। तो जलप्रपातों के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, वाटरफॉल्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो वाटरफॉल्स के बारे में बात करें, चलिए तो आ जाओ भाई वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ ले। चलिए सबसे पहले हम लोग जिले वाइज चलेंगे। मां नर्मदा के जो है जहां से बिलोंग कर रही है, कहां से बिलोंग कर रही है? बिल्कुल अमरकंटक नामक स्थान से। अब आप बोलोगे सर अमरकंटक में भी स्थान विस्थान तो हमें पता है भैया, पहले पढ़ लिया। जिन लोगों को पढ़ना हो वो बाद में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो अमरकंटक में कौन कौन से है सर? यहाँ पर भैया बहुत सारे ऋषियों की यहाँ पर, याद रखिएगा, मां नर्मदा को उपनाम में, याद रखिएगा उपनाम पढ़ेंगे अगला वाला पार्ट, ठीक है। उपनाम पढ़ेंगे अगला वाला पार्ट। तो वहां पर याद रखना निबुद्धा भी कहा गया है, मां नर्मदा को निबुद्धा भी कहा गया। निबुद्धा का मतलब होता है अनेक ऋषियों ने यहाँ पर जाकर के क्या किए? तपस्या की है, उसके कारण, ठीक है। तो कपिल ऋषि की तपस्या के कारण यहाँ पर कपिल धारा जलप्रपात, याद रखिएगा कपिल धारा जलप्रपात आएगा, कपिल धारा जलप्रपात आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ऊंचाई से गिरने के कारण मां नर्मदा दुग्ध धारा के रूप में नजर आ रही है, तो दुग्ध धारा जलप्रपात भी यहाँ पर ध्यान रखना है। दुग्ध धारा के अलावा यहाँ पर जो है दुर्गा धारा जलप्रपात भी आ जाता है। कौन सा आ जाता है? दुर्गा धारा जलप्रपात आ जाता है। तो दुर्गा धारा जलप्रपात के बारे में भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग लक्ष्मण धारा जलप्रपात भी आता है, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, ठीक है। तो लक्ष्मण धारा जलप्रपात कहां पर आता है? तो बिल्कुल यहीं पे आ जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना आप लोगों को, यहीं पर लक्ष्मण धारा के अलावा हनुमान धारा जलप्रपात भी यहीं पर आ जाता है। तो हनुमान धारा जलप्रपात भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और आप लोगों का जलप्रपात और भी आता है, मुझे माइंड से थोड़ा सा लैप्स हो रहा है, ठीक है। तो अमरकंटक में जैसे आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो एक जलप्रपात और भी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए
आगे बात करें, मां नर्मदा जलप्रपात बनाती 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 अब लोग कहां पे जा चुकी है, बिल्कुल जबलपुर में जा चुकी है। कहां जा चुकी है, अब बिल्कुल जबलपुर में जा चुकी है। ठीक है, तो जबलपुर में आप लोगों को ध्यान रखना है कितने जलप्रपात, मां नर्मदा के ऊपर जलप्रपातों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, बिल्कुल 2 आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कितनी जलप्रपात है मां नर्मदा के ऊपर जबलपुर में, 2 जलप्रपात है। कौन से है सर, याद रखिएगा, एक आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात। कहां पर, भेड़ाघाट नामक स्थान पर आप लोगों का धुआंधार जलप्रपात, बिल्कुल धुआंधार जलप्रपात आ जाता है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात याद रखिएगा आप लोग। फिर दूसरी चीज याद रखिएगा, यहीं पर आप लोगों का कौन सा जलप्रपात आ जाता है, गुगरा जलप्रपात। कौन सा आ जाता है, गुगरा। ठीक है, तो गुगरा जलप्रपात कौन सा आ जाता है, तो गुगरा जलप्रपात यहीं पर आ जाता है। मां नर्मदा के ऊपर सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है, बिल्कुल सबसे छोटा जलप्रपात यही आ जाता है। याद रखिएगा सबसे छोटा जलप्रपात, तो सबसे छोटा या सबसे स्मॉल जलप्रपात कौन सा है, बिल्कुल गुगरा जलप्रपात आ जाता है। चलिए, जबलपुर के बाद में हम लोग चले जाएंगे कहां पर, नरसिंहपुर में चले जाएंगे सर। ठीक है, नरसिंहपुर में सर कितने जलप्रपात, 3 जलप्रपात। याद रखिएगा कितने जलप्रपात, बिल्कुल 3 जलप्रपात। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को याद करना हो तो कैसे याद हो जाएंगे आप लोगों को, देखो जरा सुनिएगा। यहां पर अगर आप लोगों को ध्यान रखना है तो देखिए कितने पांडव, 5 पांडव। जब पांडव जो है तो 5 पांडव में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, बिल्कुल अर्जुन। तो अर्जुन कुंड आ जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां पर अर्जुन कुंड आ जाएगा। अर्जुन कुंड के बाद में, अर्जुन के बाद में कौन पांडव में सबसे ज्यादा, बिल्कुल भीमकुंड। ठीक है, तो भीमकुंड के बारे में ध्यान रखना है, तो भीमकुंड आ जाएगा। उसके अलावा देखो, पांचों पांडव जब वन को गए तो कौन कौन गए उनके साथ में, 5 पांडव तो गए लेकिन 2 स्त्रियां भी गई। कौन कौन, पांचाली भी गई थी, द्रौपदी भी गई थी, और कौन गई थी, कुंती भी गई थी। ठीक है, तो माता कुंती के जाने के कारण यहाँ पर याद रखिएगा सतधारा जलप्रपात भी है। ठीक है, सतधारा जलप्रपात है। अब आप लोगों के लिए जो है कंफ्यूजन पॉइंट ये आ रहा होगा कि सर ये सतधारा जलप्रपात भी है, सतधारा नदी भी है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन पॉइंट को भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो सतधारा के नाम से आप लोगों को कंफ्यूजन पॉइंट आएगा। ठीक है, तो सतधारा का कंफ्यूजन पॉइंट आखिर में क्या है, तो उसको भी आप लोग जानते जाइए। तो कंफ्यूजन पॉइंट डालो वहां पर, बिल्कुल कंफ्यूजन पॉइंट डालो। और कंफ्यूजन पॉइंट में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जलप्रपात कहां पर है इस नाम का, ध्यान रखिएगा जलप्रपात आपका नरसिंहपुर में है। कहां पर है, बिल्कुल नरसिंहपुर में है। ठीक है, नरसिंहपुर में है। और नरसिंहपुर में आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी के ऊपर है, तो बिल्कुल मां नर्मदा के ऊपर है। चलिए, अगर जलधारा के रूप में बात कर ली जाए, या जलप्रपात है ना, सॉरी जलधारा नहीं, जलप्रपात है ना, जलप्रपात। तो जलप्रपात के रूप में तो हमने बता दिया सर, बिल्कुल ठीक है। याद रखना नदी के रूप में आ जाए, अगर रिवर, एज ए रिवर के रूप में आ जाए, तो आपको याद रखना है मां बेतवा नदी। ठीक है, मां बेतवा नदी के ऊपर है। और